साथियों, देखिए जो काम माननीय बहन जी ने सौंपा है उस कार्य के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी है और उस कार्य में जो भी जिम्मेदारी जिनको मिली है हमारे सभी पदाधिकारियों को लग करके उस अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कि जिला प्रभारी, कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, ये सब हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि जिला प्रभारी और जिला कोऑर्डिनेटर लोगों को बहन जी के द्वारा एक रजिस्टर उपलब्ध कराया गया है कि उस रजिस्टर के माध्यम से संगठन का जो काम करना है उसको बाखूबी वो निभाएंगे और काम करेंगे। लेकिन यहाँ हमने देखा कि इस जनपद के तो सभी हमारे प्रभारी मौजूद हैं, बाकी 2 और जिले के लोग नहीं मौजूद हैं। उनका क्या कारण है ये हमारे सीनियर माननीय डॉक्टर बलराम साहब, माननीय हरिश्चंद्र जी, इधर अंसारी जी हैं, सभी लोग हमारे देख करके इसकी जानकारी ले लेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग जो भी माननीय बहन जी की तरफ से गाइडलाइन मिले, जो भी काम मिले, अगर उसको हम पूरी मजबूती से नहीं करेंगे तो निश्चित है कि हमें आगे बढ़ने में बाधा आएगी और ये नहीं होना चाहिए। और अभी हमने अपने जिलाध्यक्ष लोगों से भी ये कहा है कि अगर आपकी टीम पूरी तरह मजबूत नहीं होगी तो आप हर काम में फेल हो जाएंगे। अगर काम करने वाली टीम है तो आपको बल मिलेगा, आप अच्छा काम कर पाओगे। अगर आपकी टीम आपका सहयोग नहीं कर रही है तो निसंकोच किसी दूसरे जो हमारे और लोग काम करने को तैयार हो उनसे काम लेना हम लोग शुरू करें। क्यों कोऑर्डिनेटर साहब, हम उनसे काम लेना शुरू करें और उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो पद लिए बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अगर उनको दिक्कत होगी तो काम रुक जाएगा। और आज इसके पहले भी मैं आपके यहाँ आया था, आज मैं काफ़ी दिनों बाद बहन जी ने फिर भेजा है। मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करेंगे कि जो बहन जी के द्वारा कार्य हम लोगों को मिले इसको हम मजबूती से पूरा करें। और आज पूरे देश में सिर्फ चाहे जितने बड़े उद्योगपति हैं, चाहे जितने राजनीतिक दल हैं, अगर उनको किसी से सबसे ज्यादा दिक्कत है तो वो इस देश में एक पार्टी है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। बाकी सब तो एक साथ खड़े हो जाते हैं। जितने आरोप होंगे वो बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लगेंगे। आज आप देख रहे होंगे ना कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश में 9 चुनाव हो रहा है, 9 पर हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, बड़े मजबूती से लड़ रहे हैं, जी जान लगा के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं भी आपको दिखाया नहीं जा रहा है, किसी न पेपर के द्वारा न किसी चैनल के द्वारा। बीएसपी का नाम लेना भी पाप लग रहा लोगों को। ये सब पहले नहीं होता था। आज की स्थिति में जो हो रहा है ये पहले नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इस देश में माननीय कांशीराम साहब कह के गए हैं कि ये जो 2 मजबूत दल है ये दोनों एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। ये इस देश के सभी जाति धर्म समाज के जो गरीब लोग हैं इनका भला नहीं कर सकते, इनका भला चाहते नहीं है। और इसीलिए माननीय कांशीराम साहब को ये बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी है। क्योंकि बाबा साहब ने जब संविधान बना के सौंपा था तो उसी वक्त बाबा साहब के मन में ये आशंका रही कि संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे तो अच्छा से अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। अगर ये मन में बाबा साहब की था कि मेरा अच्छा संविधान बना हुआ इस देश की हुकूमत करने वाले लोग लागू नहीं करेंगे, तो ये भी बाबा साहब के मन में निश्चित रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ना रहने के बाद ये मेरा संविधान लोग बदल दें। ये भी मन में बाबा साहब के रहा होगा। इसलिए बाबा साहब ने उस संविधान को इतनी मजबूती से बनाया है कि उस संविधान को बदला नहीं जा सकता। उस संविधान के आर्टिकल को बदल करके तो हम सबका नुकसान किया जा सकता है। किसी का फायदा किसी का नुकसान आर्टिकल को बदल कर तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान नहीं बदला जा सकता। लेकिन इस देश में अभी जो पिछला चुनाव हुआ है, बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे देश में चुनाव लड़ने का काम किया था।
कांग्रेस बीजेपी के बाद अगर पूरे देश में कोई पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, और इसीलिए लोग इसको नहीं बढ़ने देना चाहते। तो ये मिली भगत रही इंडिया और एनडीए की। एक कहेगा हम संविधान बदल देंगे, एक कहेगा हम बचाएंगे। और इस तरह की जो अफवाह फैलाया गया, ये अफवाह गांव तक गई है। हमने प्रैक्टिकली जाके देखा है गांव में। जब गांव में हम गए, हमने कहा भाई यहाँ तो हमें 3-4 वोट मिलना चाहिए था, ये तो हमें 50 वोट ही क्यों मिला है। तो लोगों ने कहा कि साहब सपा कांग्रेस के लोग आए थे और ये कह रहे थे कि भाजपा के लोग अगर आ गए 400 पार कर गए तो ये आपका संविधान बदल देंगे। जो आपके बच्चों को पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं ये संविधान के बल पर है। जो आप मान सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं ये संविधान के बल पर है। आपको बच्चों को जो नौकरी मिल रही है संविधान के बल पर है, बाबा साहब की बदौलत है। ये देखो, ये भाजपा के सांसद बोल रहे हैं, उनका वीडियो चल रहा था ना, ये बोल रहे हैं। और इस चीज को देख करके हमारे जो बेस वोट थे इनको डरवाया गया। जैसे मुस्लिम समाज को कहा जाता ना कि भाजपा आ गई तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसी तरीके हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी कहा गया, हमारे पिछड़े समाज के लोगों को भी कहा गया कि अगर भाजपा आ गई तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये कौन लोग कह रहे थे? ये वो लोग कह रहे थे जिन लोगों ने हमारा भरपूर नुकसान इसके पहले कर चुके हैं। अगर हमें इस बात का ख्याल होता कि यही समाजवादी के लोगों ने हमारी बैकलॉग की भर्ती को रोका है, आज पूरे देश में लगभग 1,38,00,000 लगभग में हमारी बैकलॉग भर्ती पूरे देश में खाली पड़ी है। और हमारा SC ST OBC का नौजवान ये बेरोजगार भटक रहा है। लेकिन ना तो सत्ता पक्ष इसके बारे में बोल रहा है कि हम भर्ती करेंगे, और ना तो जो इस देश में संविधान दिखा रहे हैं, ना ये विपक्षी गण बोल रहे हैं कि ये भर्ती होनी चाहिए। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस भर्ती को जब मान्या बहन जी इकलौती नेता हैं जो इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में इस कार्य को कर रही थी, तो इसको रोका किसने था? यही जो आज विपक्ष में बैठे हैं समाजवादी के लोगों ने। भाई जी ने यहां तक के देखा कि अगर कुछ नौकरी से हमारे नौजवान वंचित हैं, इनको ठेकेदारी में आरक्षण दे दें, इसको भी रोका किसने? समाजवादी ने। हमारे अधिकारियों जो प्रमोट हुए, डिमोशन किया, और डिमोशन करके उसी जिले, उसी तहसील, उसी ऑफिस में बेइज्जत करने का काम किसी ने अगर किया तो समाजवादी ने किया। यहां तक कि बिल फड़वाने का भी काम समाजवादी ने किया। तो वो आपका भला कैसे कर सकते हैं? वो लोग संविधान बचाने की बात कैसे कर सकते हैं जो कभी बाबा साहब के बारे में सोच नहीं सकते हैं? जिस समाजवादी के लोगों ने बाबा साहब के नाम से बने जिले को बदलना चाह रहे थे, जिस समाजवादी के लोगों ने जब मान्या बहन जी ने अंबेडकर पार्क बनाया लखनऊ में, उस पार्क को जिन समाजवादियों ने अय्यासी का अड्डा कहा, वो लोग बाबा साहब का मिशन कैसे पूरा कर सकते हैं? जिन समाजवादियों ने मानवर कांशीराम साहब के नाम से बने जिले को खत्म कर दिया, वो बाबा साहब संविधान कैसे बचा सकते हैं? सही कर रहा हूं कि गलत? जरा बताओ इसका। तो हम उस पर उम्मीद कैसे कर लेते हैं? और इस बात को हम लोगों को गांव स्तर पर बतानी होगी। जैसे अभी हम लोग इस उपचुनाव में गए थे, तो मैंने खुद इसलिए मैं बूथ पर जा रहा था कि ताकि मुझे देखकर मेरे लोग भी बूथ तक जाएं। मैंने डेली बूथ की मीटिंग कर रहा था, और एक दिन में कम नहीं 10 बूथ की मीटिंग कंटिन्यू। और उस बूथ की मीटिंग में 1 पैसा कैंडिडेट का नहीं, न तो गाड़ी का तेल, और ना तो उस कार्यक्रम स्थल पर 1 कुर्सी, ना तो 1 रुपए का बतासा। मेरे कार्यकर्ता लोग दरी बिछाते थे, गांव में तखत चारपाई लाते थे, और हम लोग उनका मोटिवेशन करते थे। मेरा मकसद यही था कि अगर बूथ पर मेरे लोग मजबूती से तैयार हो गए तो जब कोई अफवाहें फैलाएंगे तो उस अफवाह को रोका जा सकता है। अगर बूथ पर मेरे लोग तैयार नहीं रहे तो अफवाह नहीं रोकी जा सकती। और इसका लाभ मिला कि वहां इस तरह की कोई अफवाह काम नहीं कर पाई। लेकिन बहन जी भी कहती है, मानवर साहब भी कहते थे कि हम भाई आपको इतना वोट दे रहे हैं और बिरादरी का बटोर लो। तो हम भी तो कहते हैं कि भाई हमारे पार्टी का वोट, हाथी का और जाति का
और तीसरा साथी का। जो कैंडिडेट लड़े, हाथी का वोट इकट्ठा मिल ही जा रहा, अपनी जाति का इकट्ठा कर ले और अपने साथी का। साथी का मतलब हर समाज के लोग उसके साथी होंगे, हर जाति के लोग साथी होंगे। जब से हम पढ़ाई शुरू किए, फिर राजनीति में आए या जो भी कारोबार किए, तो हर समाज के लोगों से मुलाकात हो रही ना। अगर अपने साथी को हम तैयार कर ले तो कोई भी चुनाव हम हार नहीं सकते। और इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। पहले तो हमें अपने मन से निगेटिविटी बाहर करनी पड़ेगी। जो बात हमारे विरोधी हमको प्रचार करते हैं, हम उसका प्रचार बंद करें। हमारे लोगों को कहा जाता कि भाजपा की बी टीम बीएसपी है। अभी इस चुनाव में आपने देखा, करहल से समाजवादी के कैंडिडेट कौन थे? माननीय अखिलेश यादव जी के भाई या भतीजा, भाई या भतीजा कोई मान लो। और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट कौन था? उनका सगा जीजा, धर्मेंद्र यादव जी का सगे जीजा है ना। तो सपा से भाई भतीजा और भाजपा से बहनोई, इससे ज्यादा मिले भगत क्या हो सकती है? हमारे ऊपर कोई सिद्ध नहीं कर सकता, जुबानी तो कहा जा सकता। फिर लखनऊ में आ जाओ, माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनकी पत्नी डिंपल जी सांसद हैं, और उनके सगे छोटे भाई प्रतीक की पत्नी अपर्णा, मतलब डिंपल यादव जी की सगी देवरानी, इधर उधर की नहीं, सगी अपर्णा, और इनकी सगी जेठानी सपा की सांसद और देवरानी भाजपा की महिला आयोग की उपाध्यक्ष। मतलब आधे समाजवादी सपा में मजा ले रहे हैं और आधे लोग भाजपा में। और बी टीम किसको कहते हैं? हमारी पार्टी को, बहन जी को, हम लोग को। ये तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। सपा के लोग कहते हैं पीडीए का विकास करेंगे। कौन सा पीडीए भाई? सीधे बोलो ना कि हमें परिवार का विकास करना है। क्योंकि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो उस लोकसभा के चुनाव में दूसरे को छोड़ दो, ईडीए पीडीए को, यादव भी बेचारा कोई एक भी टिकट नहीं पाया। हम लोग तो इस चिंता में थे कि चलो सैफई, इटावा, फिरोजाबाद, बदायूं ले लेंगे, लेकिन आजमगढ़, पूर्वांचल तो एक सीट कोई पूर्वांचल का यादव लड़ेगा ही लड़ेगा, अगर यादव ही लड़ेगा तो। लेकिन यहां भी यादव जो लाए तो अपने घर से ही भेज दिए, और इतने महान लोग हैं यहाँ के, फिर लोग उनको जिता भी दिया। गलत कह रहा हूं क्या? क्या सीट है यादव की सांसद में? 5 के 5 उनके घर के। फिर उपचुनाव हुआ, फिर उनके घर का। तो कहां पीडीए भैया? पीडीए के लिए अगर किसी दल ने विकास किया है तो वो बीएसपी है, माननीय साहब, मान्य बहन जी है। क्यों? क्योंकि 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ है और बीएसपी गठन कब हुआ? 84 में। 32 साल बीत गया था। 32 साल तक एक भी पाल चुनाव लड़ने को नहीं पाया था। एक भी मौर्य, एक भी प्रजापति, हमारा लोनिया चौहान, हमारा राजभर, प्रजापति, ये कोई नहीं लड़ने को पाया था। डॉक्टर साहब गलत कह रहे हो क्या? कोई लड़ने को पाया ही नहीं था। ये तब लड़ने को पाया जब माननीय साहब, मान्य भाई जी ने बहुजन समाज पार्टी तैयार किया तब। तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये तीनों के लिए तो काम बहन जी ने किया और सब समाज के लिए किया। माननीय साहब का यही कहना था भाई जिसको भागीदारी पहले मिल रही है उसको भी मिलेगी, लेकिन जिनको कभी नहीं मिली उनको भी ये बीएसपी भागीदारी देने का काम करेगी। यादव के भी 7-7, 8-8 सांसद एक साथ में हुए। ब्राह्मण, क्षत्रिय को भी भागीदारी मिली, मुस्लिम को मिली, हर समाज को मिली। तो आज भाषण हम ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे और किसी साथियों ने इसीलिए नहीं बोला कि आज शादियां खूब हैं और सभी लोग निमंत्रण में जाना है। आप सभी लोग, जो लोग भी आए, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। लेकिन जो काम बहन जी ने सौंपा उस काम को हमें वरीयता में करना है। जब तक बहन जी की दूसरी गाइडलाइन ना आ जाए तब तक जो काम है उस काम में हम सभी लोग मिलकर सहयोग करें। और आज हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। माननीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय सालिम अंसारी साहब हैं, सगिया जी हैं, हमारे हरिश्चंद भाई, किसी ने नहीं बोला, इसीलिए कि सबको जाना है। तो हम भी अपनी बात लंबी नहीं करेंगे। हम इसी के साथ कि हम लोग तो फिर बैठते रहेंगे, मिलते रहेंगे। हम सब लोग अपने मन से नेगेटिविटी बाहर करें
और हमारी नेता माननीय बहन जी जो काम हम लोग सौंपे उस काम को बाखूबी ईमानदारी से लग के हम लोग करें। निश्चित है हमें बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा और हम लोग अपनी निराशा खत्म कर दें बस। और दूसरी चीज, हर समाज के लोगों में हम लोग बैठक बुलाना, मीटिंग में लाना, क्योंकि एक चीज जान लो, आज जो सबसे ज्यादा गुमराह हो रहा, हमारा गुमराह किया जा रहा है वो नौजवानों को, क्योंकि जो 4 महीने की सरकार थी, 6 महीने की थी, 16 महीने की, उसको छोड़ दो। जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी 7 से 12 तक, आज जो नौजवान हमारा 20 वर्ष का है, इसकी उम्र 2007 में 3 साल की थी और जब सरकार की गई है 12 में तो उसकी उम्र कितनी थी? 8 साल। तो 3 साल से 8 साल का बच्चा, बहन जी की हुकूमत में क्या जलवा था आपका? 3 साल, 4 साल, 6 महीने की तो सरकार छोड़ दो, 16 महीने वाली पूर्ण बहुमत की सरकार, जो मैं बोल रहा हूं कि उसके बारे में वो नहीं जानता। और आज जो 25 साल का है, इसकी उम्र भी 2007 में 8 साल थी और 12 में जब सरकार गई तो 13 साल, ये भी नहीं जानता। आज वही इस बात को ज्यादा कह रहा है कि बहन जी संघर्ष नहीं कर रही, बहन जी निकल नहीं रही, बहन जी मिशन से भटक गई। इस बात को हमें उनके दिमाग से निकालने के लिए या तो हम बूथ वाइज उनके यहाँ जाएं और या तो उनको अपनी मीटिंग में बुलाना शुरू करें। ये जो हमारे नौजवान हैं, इनको भी मीटिंग में हमें लाना पड़ेगा, तब उनको ये बात पता लगेगी कि बहन जी ने कितना संघर्ष किया है, हमारे बीएसपी पुराने साथियों ने कितना संघर्ष किया है। झंडा लेकर के हमारे पुराने साथी जाते थे तो रास्ते में जेब में रख लेते थे। आज जो मोच हैंड करके लोग चल रहे हैं ना, अगर बहन जी का शासन माननीय साहब ने बीएसपी नहीं बनाई होती, बहन जी बड़े बड़े गुंडों को अगर ठीक नहीं की होती, तो आज ये मोट हैंड के चलने वाली किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। ये सब माननीय साहब बहन जी की देन है कि जो इस तरीके की सरकार चला के दिखाने का काम किया है। उन नौजवानों को हमें समझाने की जरूरत है कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। साजिश क्या हो रही कि जो बीएसपी यहां पहुंची है ऊपर, इसको जो देश में पूरे फैल चुकी है और इस देश में लोगों का मानना है, बड़े लोगों का, कि 2 ही दल रहना चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी, और तीसरे के पीछे क्यों नहीं पड़ेंगे? क्योंकि समाजवादी यूपी के बाहर नहीं है, लालू जी की पार्टी बिहार के बाहर नहीं है, नीतीश की पार्टी बिहार के बाहर नहीं है, ममता की बंगाल के बाहर नहीं है। गलत कह रहा हूं क्या? लेकिन बीएसपी पूरे देश में है। ये इन लोगों को डर है कि अगर कहीं बीएसपी आगे बढ़ गई तो इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर कोई कब्जा कर सकता है इन दोनों के बाद, तो एक ही दल है आपका बीएसपी, दूसरा दल नहीं है। इसके लिए आपके पीछे लोग ज्यादा पड़े हैं और इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये कुछ लोगों का ऐसा उसका करके सामने लाएंगे कि जो बीएसपी यहां पहुंची है, इसकी 2-4 ईंट खिसका लो बस, तो 2-4 ईंट नीचे आएगी ना, फिर थोड़ा ऊपर करो, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर अंत में लाके जब यहां खड़ा कर देंगे तो वो अपने लक्ष्य में पूर्ण हो गए। जो उनकी लक्ष्य था कि बीएसपी को डैमेज किया जाए, वो करने में कामयाब होंगे। और इसके लिए उन्होंने बहुत साजिशें की, और जब साजिशों में नहीं कामयाब हुए, तो फिर जैसे कहा नहीं जाता किसी पेड़ को अगर काटना हो तो दे दो बड़ी मजबूत टेंगारी, उसको कुल्हाड़ी क्या बोलते हैं उसको आपके यहाँ, कुल्हाड़ी, बड़ी मजबूत लोहे की बना को दे दो, कह दो पेड़ को काटो, नहीं काट सकता। फिर उसी पेड़ से एक डांड को तोड़ो और उसका बेट लगा दो, फिर तो काट के गिरा दोगे आप। आज वही हो रहा। इस बीएसपी के प्रति बड़े उद्योगपति, सारे दल के लोग मिलकर के बहुत साजिश किए, इसका हिला नहीं पाए। अब हमारे ही जैसे पेड़ काटने के लिए बेट लगाया गया ना, हमारे बीच से उस कुल्हाड़ी में बेट लगाया जा रहा, तो हमें उस बेट से सावधान रहना है कि कहीं हमारे घर को धराशायी ना कर दिया जाए। इसके लिए नौजवानों को समझाने की जरूरत हम सब साथियों को है, अकेले नहीं कि जिलाध्यक्ष की और ये कोऑर्डिनेटर जिम्मेदारी है, जो भी हमारे समझदार लोग हैं, क्योंकि बीएसपी पद सीमित है, कम है, पदाधिकारी तो कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी इस मूवमेंट को बचाने की, लोगों को समझाने की, फिर से 27 सरकार लाने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों के ऊपर है। ठीक है ना? आप सभी लोगों को मेहनत से काम करना, पद हो ना हो, जहां हो अपने अपने गांव में अगर नौजवानों को बुला के हर आदमी समझा देगा तो नौजवान जो हमारा भ्रमित होना शुरू हुआ है वो भ्रमित नहीं होगा।
फिर इसके लिए बाद में जैसा बहन जी का गाइडलाइन होगा किया जाएगा। अपनी बात समाप्त करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अपनी बात समाप्त करते हुए जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। आए और माननीय सांसद जी पुराने से पहले जिंदाबाद जिंदाबाद।